أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي रब्बी इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, पिछली वीडियो में पिछली क्लास में हमने डिफरेंस बिटवीन एक्शन एंड बेसिक रिसर्च जो है यहाँ तक पढ़ा था। बेसिकली जो एक्शन रिसर्च है वो होता है क्लासरूम की इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। और ये ज़्यादातर टीचर करते हैं। जो बेसिक रिसर्च होता है इसमें हम थ्योरी डेवलप करते हैं। थ्योरी डेवलपमेंट के लिए जो रिसर्च यूज होता है उसको हम बेसिक रिसर्च कहते हैं। ठीक है। ये जो है हमारे पास रिसर्च बाय पर्पस के जो टाइप्स है, टाइप्स रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, उसमें हमारे पास एक जो है बेसिक रिसर्च, देन अप्लाइड रिसर्च, देन एक्शन रिसर्च, देन इवैल्यूएशन रिसर्च, देन डेवलपमेंटल रिसर्च। ठीक है। तो ये पांच के पांच जो है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पहले पिछले इंटरव्यू, इसी इंटरव्यू में, कि रिसर्च बाय पर्पस जो है उनके कौन कौन से टाइप्स है। ठीक है। बाय मेथड जो है उसके जो टाइप्स है वो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है। और एक दो और भी है लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो एक्शन रिसर्च हम इमीडिएट प्रॉब्लम की सोल्यूशन के लिए करते हैं। बेसिक रिसर्च हम थ्योरी डेवलपमेंट के लिए करते हैं। बेसिक रिसर्च जो होता है ये हाईली कंट्रोल एनवायरनमेंट में होता है और ये हम ज़्यादातर एनिमल पे करते हैं। ठीक है। जबकि एक्शन रिसर्च जो होता है वो क्लासरूम के अंदर इमीडिएट प्रॉब्लम के लिए होता है। ठीक है। एक्शन रिसर्च जो होता है इनकी वैलिडिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, बिकॉज इसका जो सैंपल साइज होता है वो थोड़ा कम होता है। इसकी जो जनरलाइजेबिलिटी होती है वो जस्ट क्लास तक ही लिमिट होती है। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज इवैल्यूएशन? चार चीजों को आप लोगों ने समझना है, बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद करना है। फर्स्ट आप लोगों ने जहन में याद रखना है टेस्ट। व्हाट इज टेस्ट? टेस्ट इज द सम ऑफ क्वेश्चंस which measure the behavior या which is used for to measure a specific behavior। जब क्वेश्चन का एक मजमुआ हो और स्पेसिफिकली क्वेश्चन वो बिहेवियर को मेजर करे, दिस इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं वो टेस्ट। ठीक है। जब टेस्ट कंडक्ट हो गया तो टेस्ट कंडक्ट करने के बाद क्या होता है, उसकी जो है असेसमेंट, सॉरी, उसकी मेजरमेंट होती है। मतलब टेस्ट बना लिया गया फिर उसकी मेजरमेंट हो गई। मेजर क्या क्या होती है? क्वांटिफिकेशन और नंबरिंग। ठीक है। फिर उसकी असेसमेंट होती है। असेसमेंट मीन मेकिंग सम सेंस, फॉर्मिंग सम सेंस, इंटरप्रिटेशन ऑफ मेजर डेटा। ठीक है। जब उसकी असेसमेंट हो जाती है तो असेसमेंट के बाद फिर इवैल्यूएशन होती है जो कि समेटिव इन नेचर है, लास्ट है। ठीक है। और जो स्पेसिफिकली हमारे पास जो यूज़ होती है डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होती है। ठीक है। जो इवैल्यूएशन का मकसद है वो डिसीजन मेकिंग है। ठीक है। और इवैल्यूएशन जो है ये समेटिव इन नेचर है। और इवैल्यूएशन जो है ये हमारे पास बिल्कुल ही लास्ट में आता है। ठीक है। और इवैल्यूएशन की अगर डिफिनीशन हम देखें, टू check द वैल्यू, द वर्थ एंड द क्वालिटी। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कलेक्शन ऑफ डेटा फॉर द पर्पस टू टेक डिसीजन एंड टू चेक एंड जज द वैल्यू एंड वर्थ। ठीक है। जब हम वैल्यू वर्थ को जज करते हैं या डिसीजन लेने के लिए जो हम यूज करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम इवैल्यूएशन कहते हैं। ठीक है। एक्चुअली सर, जी जी। ये इवैल्यूएशन और असेसमेंट के टाइप्स वही हाँ, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिक और ये जो बाकी है। है समिट वगैरह, ये टाइप है। बिल्कुल बिल्कुल दोनों बिल्कुल, की टाइप है। दोनों के टाइप सेम है। एक है फॉर्मेटिव असेसमेंट, दूसरा है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। एक है समेटिव असेसमेंट, एक है इवैल्यूएशन। तो देखो, समेटिव असेसमेंट और इवैल्यूएशन जो है वो सेम चीजें हैं। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। क्योंकि समेटिव समेटिव असेसमेंट जो होती है वो भी लास्ट में होती है और जो इवैल्यूएशन होती है वो भी लास्ट में होती है। तो ये सेम ही चीज़ है। ठीक है। लेकिन मैंने किसी से सुना था कि थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। अगर असेसमेंट का कोई पार्ट लास्ट एग्जाम में इंक्लूड हो, चूंकि इवैल्यूएशन हम लास्ट एग्जाम के लिए करते हैं ना, लास्ट एग्जाम के लिए इंक्लूड हो तो फिर वो समेटिव असेसमेंट जो होगा वो इवैल्यूएशन होगा। अगर वो इंक्लूड ना हो तो फिर वो इवैल्यूएशन नहीं होगा। जिस तरह सेमेस्टर सिस्टम होता है तो उसमें 3 महीने बाद जो एग्जाम लिया जाता है, तो अगर उसके मार्क्स जो है वो काउंट किए जाते हो जो आपका फाइनल एग्जाम है उसके उसमें, तो ये फिर इवैल्यूएशन ही बन जाती है। ठीक है। अगर उसमें नहीं होती तो फिर वो समेटिव असेसमेंट ही होती है। लेकिन
मोस्टली जो मैंने पढ़ा है, समेटिव असेसमेंट और इवैल्यूएशन जो है ये दोनों सेम ही चीजें हैं, ठीक है। सर ये एग्जाम की जो क्वांटिफिकेशन लेनी होती थी तो ये मेजरमेंट की जुमरे में आता है ना? नहीं, क्वांटिफिकेशन तो पहले होती है, क्वांटिफिकेशन के बाद असेसमेंट होती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, क्वांटिफिकेशन देखो, क्वांटिफिकेशन नहीं हो तो फिर तो हो ही नहीं सकती असेसमेंट। जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा ना, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट टेस्ट, टेस्ट के बाद क्वांटिफिकेशन जिसको हम मेजरमेंट कहते हैं, देन उसके बाद असेसमेंट, देन उसके बाद इवैल्यूएशन। अगर एक स्टेप भी इसमें मिसिंग हो तो एज सच आप नहीं कर सकते। आपने डेटा लेना है, अगर आपने प्राइमरी डेटा लेना है या सेकेंडरी, लेकिन डेटा के बेस पे ही आपने डिसीजन करनी है, उसके बगैर तो आप डिसीजन नहीं कर सकते। समझ लग गई? ठीक, बिल्कुल। अच्छा जी, एडमिनिस्ट्रेशन। Administration is derived, it is a Latin origin word derived from administer। ठीक है, administer का मतलब है look after our services, ये तो इसका literal meaning है। It is also called top level management, ये इसकी definition है। इसको हम top level management भी कहते हैं। It is the process of policies formulation, setting rules, regulation and plans for organization। किसी भी organization के लिए जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। और ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? पॉलिसीज बनाता है, प्लान्स बनाता है, रूल्स रेगुलेशन बनाता है, बजट भी ये बनाता है, रिक्रूटमेंट भी ये करता है, और डायरेक्शन जो हम कहते हैं ना, हर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज डायरेक्टिंग, वाइल हर्ट ऑफ मैनेजमेंट इज डिसीजन मेकिंग। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये थोड़ा उलट सा है, लेकिन एज सच ये जो आता है जब एग्जाम में भी, तो आप लोगों ने इसी तरह ही इसको याद रखना है, क्योंकि हर्ट ऑफ डिसीजन जो है, हर्ट ऑफ प्लानिंग जो है, सॉरी, हर्ट ऑफ मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन, अगर हम सोचें तो डिसीजन तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो डिसीजन लेते हैं ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ही ज़्यादातर लेती है। ठीक है। लेकिन ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसको आप लोगों ने अगर आ जाए एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में, तो आप लोगों ने फिर इसको उलट लिखना है, वरना आप लोगों से फिर डिडक्शन होगी। अगर आप लोग क्लियर भी हो कि नहीं, ये डिसीजन का काम जो है, ये प्लानिंग का काम जो, डिसीजन का काम जो है, ये मैनेजमेंट का नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मैनेजमेंट ही क्लिक करनी है, अदरवाइज आपका जो होगा ऑब्जेक्टिव वो गलत काउंट होगा। ठीक है। लेकिन जो डिसीजन लेते हैं टॉप लेवल पे ज्यादातर, वो एडमिनिस्ट्रेशन ही लेते हैं। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है वो कंसेप्चुअल स्किल्स के साथ है, ऐसे स्किल्स के साथ है जो थ्योरेटिकल हो, प्रैक्टिकल ना हो। ठीक है। थ्योरेटिकल स्किल जो होंगे उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में लाना, उसको डायनामिक फॉर्म में लाना, फिर मैनेजमेंट का काम है। ठीक है। तो ये है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। अच्छा, क्लस्टर सिस्टम और ऑफ, उसको इम्प्लीमेंट करना है। जी जी जी, मोमेंट में लाना। अच्छा, सर और क्लस्ट उसको मैं कह रहा था उसको इम्प्लीमेंट भी करना ना? हाँ हाँ, इम्प्लीमेंट तो फिर मैनेजमेंट ने करना है। जी सर जी। अच्छा जी, क्लस्टर सिस्टम ऑफ स्कूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हेडमास्टर इन द क्लस्टर, ये थोड़ा नया सा क्वेश्चन आप लोग के लिए होगा। मेरे लिए खुद एक थोड़ा नया नया सा था, लेकिन मैंने इस पे बहुत ज़्यादा सर्च किया और इस पे बहुत ज़्यादा स्टडी की। क्लस्टर सिस्टम जो था ये 2016 में पहले अनाउंस हुआ था। और क्लस्टर सिस्टम इसलिए अनाउंस हुआ था कि ये जो हम प्रॉपर स्कूल को जो मैनेजमेंट होती है उसकी, वही मैनेजमेंट प्रॉपर जो है उसको चलाने के लिए क्या की थी, कुछ स्कूल इस तरह थे। फॉर एग्जाम्पल, जो 15 किलोमीटर के अंदर जितने भी स्कूल थे उसको एक स्कूल के साथ लिंक किया गया था। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंट्रल स्कूल है, तो उसके साथ 15 किलोमीटर के अंदर जितने भी स्कूल आते थे, तो उन सबको उन्हीं एक स्कूल के साथ लिंक किया गया था। तो ये थी क्लस्टर पॉलिसी ऑफ 2016। बाद में इस तरह हुआ कि सीपीडी का कंसेप्ट आ गया, जिसको हम कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या है? इट इज यूज्ड फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर एंड टू प्रोड्यूस प्रोफेशनली साउंड टीचर। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। सीपीडी कौन कंडक्ट करता है? ये कंडक्ट करता है हमारे पास डीटीई। डीटीई क्या है? आजकल डीटीई का नया नाम जो है वो डीसीटीई है, डायरेक्टर ऑफ करिकुलम एंड टीचर एजुकेशन। मेन हेड ऑफिस जो है इसका एबटाबाद में है। और इसके अंदर जो फिर अदारे आते हैं वो है पाइट। पाइट जो है वो है प्रोविंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, जो कि पिशावर में इसका ऑफिस है। ठीक है। फिर इसके रीजनल इदारे भी है। और रीजनल इदारे जो है, अच्छा, आवाज मेरी पहुंच रही है? जी सर बिल्कुल। अच्छा अच्छा, यहाँ पर मुझे एक नोटिफिकेशन आया कि योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, दैट्स वाई ना। अच्छा,
तो जो फिर रीजनल है उसको राइट कहते हैं, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो जो लोकल सतह पे होती है, आजकल जिस तरह ये इंडक्शन ट्रेनिंग्स हो रहे हैं हमारे सीटी एसएसटी और एटी टीटी हजरात के, जो न्यू रिक्रूट टीचर्स होते हैं, तो उनकी क्या करते हैं वो लोग, इंडक्शन करते हैं, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। एन सर्विस ट्रेनिंग इसको हम कहते हैं, ये एन सर्विस ट्रेनिंग इनको होती है। ठीक है, तो क्लस्टर में इस तरह किया गया कि जो सीपीडी थी, सीपीडी को अभी जो न्यू पॉलिसी है, ये क्लस्टर सिस्टम ये 2021 में अभी अनाउंस हुई है, अभी बिल्कुल रिसेंट ही चीज़ें हैं। इस तरह हुआ था कि इन्होंने कहा कि जो सीपीडी है इसको, और जो क्लस्टर पॉलिसी थी 2016 को, इसको हमने मर्ज करना है और एक नया मॉडल तैयार करना है। ठीक है, तो उसी मॉडल की प्रिपरेशन के लिए इन्होंने इस तरह किया कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट दे दिया कि एक यूनियन कौंसिल में हम एक हब बनाएंगे, एक क्लस्टर बनाएंगे। एक यूनियन पहले पहले क्या थी, पहले थी 15 किलोमीटर बेसिस पे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा कि अभी हमने इसको लाना है एक यूनियन कौंसिल में। एक यूनियन कौंसिल के अंदर जो सेंट्रल स्कूल होगा उसको हम कहेंगे स्पेसिफिकली हब स्कूल। ठीक है, हब स्कूल जो होगा वो मेन स्कूल होगा, और फिर उसके साथ हमने 15, कम से कम 15 और मैक्सिमम 25 इतने स्कूल उनके साथ लिंक होंगे। अगर एक यूनियन काउंसिल के अंदर इतने स्कूल पूरे नहीं हो रहे हैं, तो फिर हमने दूसरे यूनियन काउंसिल से कुछ स्कूल डिटेच करके यहाँ पर हब के साथ अटैच करने हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी ऑर्गेनोग्राम क्या होगी, इसका एक स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर इस तरह होगा कि पर जो टॉप पे होगा वो हमारे पास होगा हब स्कूल, एक हब स्कूल होगा, बिल्कुल क्लस्टर हब जिसको हम कहते हैं। हब स्कूल होगा, मेन स्कूल होगा, उसके साथ प्राइमरी स्कूल्स होंगे जिसको हम कहते हैं फीडर स्कूल। ठीक है, फीडर फीडर कौन होंगे, प्राइमरी स्कूल होंगे, हाई स्कूल मिडिल स्कूल नहीं हो सकते। एक मेन स्कूल यूनियन काउंसिल के अंदर, फिर उसके नीचे आ गए हमारे पास फीडर स्कूल। ठीक है, अच्छा, फीडर स्कूल के साथ जो है हमारे पास एक दो स्कूल जो होंगे वो होंगे सील हब स्कूल्स। ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सील हब स्कूल्स इस तरह होंगे कि फॉर एग्जांपल अभी प्राइमरी स्कूल में जो पढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, तो फिर वो क्या करेंगे जब वो फारिग हो जाएंगे, तो अगर साथ में स्कूल अवेलेबल ना हो, फॉर एग्जांपल फिफ्थ से एक बंदा जाता है, एक स्टूडेंट जाता है, तो जाहिर बात है उन्होंने तो सिक्स में ही एडमिशन लेना होता है। तो अगर वो सिक्स में एडमिशन लेता है तो उसके लिए स्कूल अवेलेबल नहीं है उधर, तो वो जो सिल स्कूल होगा उसको प्रमोट किया जाएगा मिडल पर। ठीक है, और उसके साथ अगर मिडल के बाद भी नहीं है तो दूसरा स्कूल वहां पर वो करके, अगर ना हो तो फिर उन्होंने वहां पर कायम करना है, अगर हो तो फिर वहां पर जो होंगे, तो वो चीज़ें इन्होंने इस तरह करना है कि जो फॉर एग्जांपल अगर मिडल अवेलेबल है तो इन्होंने हाई स्कूल एज ए सील हब वहां पर खोलनी है। अगर वहां पर प्राइमरी अवेलेबल है तो वहां पर इन्होंने मिडल टाइप ऑफ सेटअप जो है वो ओपन करनी होगी, कि जो स्टूडेंट जाते हैं उसकी ये जो कंटिन्यूटी है, ऐसा ना हो कि स्कूल दूर है तो हम नहीं जा सकते और हम एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते। ये चीज़ें बिल्कुल ही निकल जाएगी, और विद इन यूनियन काउंसिल सारी फैसिलिटीज फ्रॉम क्लास 1 to क्लास 12 सारी चीज़ें इसमें होगी। ठीक है, अच्छा, क्या होगा, जो मेन स्कूल होगा वो 5, वहां से वो बिल्कुल ही कंट्रोलर होगा, उसका जो प्रिंसिपल और हेडमास्टर होगा। ये जो सेकंड क्वेश्चन है, हेडमास्टर एंड द क्लस्टर, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, अभी मैं इसकी तरफ आ रहा हूँ। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि ये कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए 5 बंदे सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट, इसी ही अपनी 15 25 स्कूलों के लिए। ठीक है, और सेकंड ये गाइडर भी 5 लोग सेलेक्ट करेंगे। गाइडर 5 गाइड होंगे जिसको हम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी कहते हैं, और 5 उसमें सीपी कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए वो बंदे होंगे। तो वो क्या करेंगे, ओवरऑल जितना भी उनके साथ हब होगा तो उसी हब के टीचर्स और उनको ट्रेन भी करेंगे और साथ साथ में गाइड भी करेंगे। तो ये थी एक क्लस्टर सिस्टम ऑफ स्कूल एंड ये क्लस्टर स्कूल सिस्टम पॉलिसी 2021 है। ठीक है, 2021। ये देखो, क्लस्टरिंग ऑफ स्कूल मीन मेकिंग ग्रुप ऑफ डिफरेंट एडजेसेंट स्कूल एंड ब्रिंगिंग these groups under the supervision of one leader or headmaster. It is done for improvement and quality education. ठीक है, इंप्रूवमेंट और क्वालिटी एजुकेशन के। ये देखो, कैंपस स्कूल, पहले इनको कैंपस स्कूल कहा जाता था, जिसको जो पहली हब पॉलिसी थी 2016, स्कूल क्लस्टर पॉलिसी सेज अबाउट मर्जिंग ऑफ स्कूल मैनेजमेंट अंडर 15 किलोमीटर ऑफ रेडियस। ये पहली पॉलिसी थी जो 2016 की थी। 2021 से भी क्या कहती है, 2021 स्कूल क्लस्टर बेसिस जो है वो ये है, within one cluster there should be 15 minimum while 25 maximum schools present within a union council.
जिस तरह मैंने पहले आप लोगों को कहा, मैपिंग एंड जीआईएस इज डन आफ्टर सिलेक्शन। स्कूल सेलेक्ट होंगे एक यूनियन काउंसिल के अंदर, फिर उसकी जीआईएस, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में उसकी मैपिंग की जाएगी। फिर क्लस्टर हब स्कूल उसके साथ खोले जाएंगे, ठीक है। फिर फीडर स्कूल उनके साथ खोले जाएंगे, और फीडर स्कूल जो होंगे वो प्राइमरी स्कूल होंगे, और स्कूल नहीं हो सकते, ठीक है। सिल हब स्कूल विद इन 3 किलोमीटर ऑफ रेडियस। सिल हब स्कूल जो होंगे वो 3 किलोमीटर के अंदर एक एक स्कूल या दो दो स्कूल होंगे, कि जो स्टूडेंट जाते हैं तो विद इन 1 और 2 3 किलोमीटर के अंदर अंदर वो अपनी एजुकेशन सारी हासिल कर सके, ठीक है। गाइड, ये देखो सर, गाइड टीच जी। आप स्कूल का मतलब समझ रहे? किसी का? सेल मतलब समझ नहीं। ये सेल देखो, स्कूल का। ये देखो ऊपर देखो, क्लस्टर हब स्कूल, ये मेन स्कूल हो गया, ठीक है। ये तो समझ लग गई ना? अच्छा, फिर उसके नीचे आ गए फीडर स्कूल, ये भी समझ लग गई। क्लस्टर हब के नीचे आ जी। गए फीडर स्कूल। अगेन ये क्लस्टर हब के नीचे और भी स्कूल आते हैं, दो शाखाएं आती है, देखो क्लस्टर हब स्कूल से दो शाखाएं आएगी, एक फीडर स्कूल बनेंगे और एक स्किल हब स्कूल्स बनेंगे। समझ लग गई? ये जो स्किल, ये देखो, ये सील हब जी। स्कूल्स जो है, सील हब स्कूल्स, ये फीडर फीडर स्कूल से जो स्टूडेंट निकलते हैं तो उनके लिए ये सील हब स्कूल खोले जाएंगे, और इनसे इनको फिर वहां पर एडमिट किया जाएगा, और ये अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रख सकेंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल फिफ्थ से एक बंदा फारिग होता है, फिफ्थ से, वहां पर मिडिल स्कूल है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर वहां पर मिडिल स्कूल नहीं है, तो अगर मिडिल है, ठीक है, 9 तक बंदा चला गया, 8 तक चला गया, 8 के बाद वहां पर 9 10 के लिए सहूलत नहीं है, तो वहां पर हाई स्कूल एज ए सील हब खोला जाएगा। अगर वहां पर मिडिल स्कूल नहीं है, तो वहां पर मिडिल स्कूल एज ए सील हब खोला जाएगा। समझ लग गई? ठीक है सर, ठीक है, ओके। ठीक अच्छा, गाइड टीचर होंगे, गाइड टीचर शुड बी सिलेक्टेड 5 इन नंबर फ्रॉम एनी स्कूल पर सीपीडी। इस तरह मैंने आप लोग का कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए 5 टीचर सेलेक्ट करने होंगे। सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर 5 पर ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, और सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर जिस तरह मैंने आप लोग का सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होंगे, जो कि टीचर की प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करेंगे, और ये सारी सारी जिम्मेदारी हेडमास्टर के अंदर आएगी। ये आप लोगों ने याद रखनी है, या प्रिंसिपल के अंदर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई। सर, जी 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 ये जो सीपीडी है ना, ये कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जी जी। तो इसमें पूरी स्कूल के टीचर्स होंगे ना, इसमें मिडिल हाई के तो? ये तो इस तरह है सिराज भाई, अच्छा आवाज मेरी पहुंच रही है? जी सर, बिल्कुल जी, आवाज आ रही पहुंच है। रहे। अच्छा, ये इस तरह है, ये जी तो जी सर, ये तो आवाज आ रही है आपकी। जी जी जी, ओके, थैंक यू। अच्छा, हेडमास्टर की सवाबदीद है, हेडमास्टर जिसको कॉम्पिटेंट समझे, ये इसकी सवाबदीद है, उसी बंदे को सिलेक्ट कर सकते हैं, वो फ्री है। समझ लग गई? तो जाहिर बात है, जो सीनियर टीचर होंगे, जो मोस्ट एक्सपीरियंस बंदे होंगे, तो मेरिट पे तो उसका हक बनता है। लेकिन अगर पाकिस्तान जैसा सिस्टम हो, तो हो सकता है कि कोई इधर उधर कोई दूसरा हो सिलेक्ट हो जाए, लेकिन ये पॉलिसी सर एज सच। मैं जी सर जी। सर मैं ट्रेनर की बात नहीं कर रहा, मैं ट्रेनर जो इसमें होते हैं सीपीडी में, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि तो सिर्फ प्राइमरी स्कूल तक महदूद, तो प्राइमरी स्कूलों की दीजिए। अच्छा, आप थोड़ा रिपीट कर लीजिएगा अपना क्वेश्चन, थोड़ी ब्रेक हो गई आवाज सर मैं में। पूछ रहा था कि सर मैं पूछ रहा था कि ये जो सीपीडी ट्रेनिंग होती है, ये सिर्फ प्राइमरी लेवल के टीचर्स को है ना? अभी हाँ, अभी तो सिर्फ प्राइमरी लेवल की हो रही है। हमारी जो हो रही है वो इंडक्शन ट्रेनिंग ही है ना, वही भी सीपीडी टाइप की एक चीज है। अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ, जिस तरह हमारी होती है अभी, मेरे ख्याल में आपकी अपॉइंटमेंट कब हुई है सिराज भाई? सर 2016 नवंबर। ठीक है, फिर आप लोग इसी सिस्टम से वाकफ नहीं हो। अभी जो न्यू टीचर्स है हमारे खुद 2019 20 21, इसके बाद जितने भी टीचर आते हैं, तो उनकी सीपीडी, इनकी इंडक्शन ट्रेनिंग होती है। और वही इंडक्शन ट्रेनिंग जो रीजनल ऑफिसर्स होते हैं, राइट, RIT, जिस जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा कि रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, वही करवाते हैं, वही कंडक्ट करते हैं। और जो इसकी सुपरविजन करती है वो DCTE होती है, और DCTE के अंदर इसके प्रॉपर एग्जाम भी होते हैं। और DCTE अभी ये प्रॉपर एक बोर्ड है, जिस तरह हमारे एक 22 है ना, ये बोर्ड्स है, तो इसका बोर्ड्स है प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, जो प्रोफेशनली साउंड टीचर बनाने के लिए अभी प्रॉपर एक मुनज़्ज़म बॉडी है, ठीक है। तो वो क्या सिखाते हैं?
वो यही चीज़ें सिखाती है, करिकुलम, असेसमेंट, साइकोलॉजी, और उसके साथ साथ स्कूल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे कोर्सेज वहाँ पर वो पढ़ाते हैं। फिर वहाँ बाकायदा एग्ज़ाम होती है। एग्ज़ाम के बाद आपकी बाकायदा आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, और उसके बाद जो है आपका उससे जान छूटता है। अदरवाइज अगर 3 या 2 मरतबा उसको फेल कर लो तो आपकी जो जॉब है वो ख़त्म हो जाएगी। सर मैं भी सर एबटाबाद से हूँ, लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं था कि ये जो है वो एबटाबाद में है। अभी अच्छा। आपसे मुझे पता चला अच्छा कि अच्छा। एबटाबाद में इसका। आप इस तरह कर ले, अपना मोबाइल उठा के वहां पर जो लोकेशन है, लोकेशन को ट्रेस कर ले, और वहां पे जाके आप अच्छी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जी सर, लक्ष्मी सर। सर मैं एक बात ओके। इसमें ऐड करना चाहूँगा। जी जी। अ, जो इंडक्शन या ट्रेनिंग के हवाले से जो डायरेक्टरेट वो डिशावर में है, डायरेक्टरेट वो, और करिकुलम ये जो एग्जाम के हवाले से जो वो डायरेक्टरेट है वो एबटाबाद में है। अच्छा, ये इस तरह है, आपकी बात ठीक है। DCTE, डायरेक्टरेट ऑफ करिकुलम एंड टीचर एजुकेशन, नाम उसका क्या है? जी जी। दोनों दोनों अभी चीज। मुझे नहीं पता कि ये भी एबटाबाद से सर। हाँ जी है, जी। ये बटाबाद में, ये अभी न्यू बना है, ये पहले पिशावर में था। ठीक है, तो अच्छा अच्छा सर, ये ठीक है। DCTE जो है, DCTE स्पेसिफिकली दो चीज़ों पे काम करता है, एक करिकुलम पे और एक टीचर की कैपेसिटी बिल्डिंग पे। इसके नीचे जो आता है वो पाइट आता है। पाइट जो है प्रोविंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, वो पिशावर में है। फिर उसके नीचे जो सेंटर्स है, एक चतराल में है, एक हमारे यहाँ पर दिरलोर में है, एक इस तरह दिरापर में है, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक राइट सेंटर होता है जिसको हम रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन कहते हैं। और ये स्पेसिफिकली प्रोफेशनली साउंड ठीक। टीचर प्रोविजन जो है उस पर काम करता है। ठीक है। अच्छा जी। जी सर सॉरी तो नहीं नहीं, आप क्वेश्चन क्या जी करो, जी। क्वेश्चन क्या करो, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं भी इसमें वो, जी जी, मैं भी इसमें एज वो मास्टर ट्रेनर 3 साल से रहे वो हूँ ना। अच्छा। ट्रेनिंग डीपीडी जो है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये ट्रेनिंग क्या, प्रोफेश जी जी जी। जी जी, ये ट्रेनिंग के हवाले से जितने भी वो काम करते हैं वो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोफेशनल पेशावर वाले करते हैं। जी जी उनके ठीक है। जिम्मे में फिर आते हैं ये राइट की रीजनल जो है मलाकड़ में भी है, दरगम है, वेरी गुड वेरी और गुड वेरी गुड। मरवत जी, तीर जी जी अप जी। सेंटर है, और ये जो हवाले से डायरेक्टरेट अच्छा अच्छा, तो अच्छा, ये कितने सेंटर्स है पूरे ब्रांच में? सूबे में वो राइट तो काफी ज्यादा है। अच्छा, यही तो मैं भी कह रहा हूँ ना, जो सुपरविजन है, जी सुपरविजन जी। तो सुपरविजन DCTE का ही है। सर ये डीसीटी जो सिर्फ करिकुलम के हवाले से, मतलब टेक्स्ट बोर्ड जो टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट बुक्स के हवाले से, करिकुलम डेवलपमेंट के हवाले से, ये टेक्स्ट असेसमेंट के हवाले से, टेक्स्ट बुक्स असेसमेंट, इस तरह की चीजें वो कंडक्ट कराते हैं एबटाबाद वाले। अच्छा, अच्छा। इसमें सर मैं सर एक चीज ऐड करता चलूं मैं। जी जी। अच्छा, ये जो सीपीडी प्रोग्राम होता है इसमें सर मैं भी ये फैसिलिटेटर रहा हूँ, अच्छा ट्रेनर रहा हूँ। 2019 हमारी ये जी इंडक्शन भी जी हो चुकी जी है। सर। 2018 की मेरी अपॉइंटमेंट है। अच्छा, ये जो सीपीडी होता है, जो पीडी डे हम कंडक्ट करते हैं, वो इस बेस पे होता है कि डीसीटीई एक असेसमेंट कंडक्ट करता है, और जो बच्चे जिस एरिया में वीक हों तो वही एरियाज हम सीपीडीज में पढ़ाते हैं, पीडीडीज में। जिन एरियाज में कुछ स्कूल वो सेलेक्ट करते हैं डीसीटीई वाले अच्छा अच्छा। रैंडमली, मतलब सैंपलिंग की बेस पे पॉपुलेशन पूरे सूबे को मान के, पूरे सूबे को पॉपुलेशन मान के सैम्पलिंग करते हैं, और सैम्पलिंग की बुनियाद पर जिस एरिया में स्टूडेंट्स 50% से बिलो परफॉर्म करें तो अच्छा वो एरियाज ये रखते हैं सीपीडी में। अच्छा पीडीडीज के लिए वो एरियाज रखते हैं, ये उर्दू में रखते हैं, अच्छा इंग्लिश में, साइंस में और मैथ में। ये 4 एरियाज हैं, और ये सिर्फ प्राइमरी के लिए। अच्छा, सीपीडी जो प्रोग्राम है ये प्राइमरी टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग है। जी उनकी जी अगर बुनियाद अच्छी बनेगी तो बाद में तो कोई इशू ही नहीं आएगा। तो जी जी। डीसीटी का बेसिकली ये काम है। और जो ट्रेनिंग्स वगैरह हैं वो डीपीडी है, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट। प्रोफेशनल और डेवलपमेंट, जो यस यस। डिविजन में जो हैं वो आरपीडीसीज हैं, रीजनल अच्छा रीजनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर्स। तो ये अच्छा बेसिकली ये डिफरेंस है, और इसमें कोई नहीं जाता सर। हकीकत ये मैं सिंस 2019 कर रहा हूँ, एज ए ट्रेनर, आर्ट्स का ट्रेनर अच्छा। मैं काम कर रहा हूँ। ओके। तो अच्छा बिल्स सर। हमारे 2020 के पेंडिंग है सर, तो इसमें शौक से कोई अच्छा भी अच्छा। नहीं जाता।
अच्छा सर, आपने तो ये आरपीडीसी का कहा, तो ये आरपीडीसी अभी ये राइट नहीं है, राइट कॉलेज ही है। नहीं 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 नहीं, आरपीडीसी रीजनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं। अच्छा, ये तो अलग ये है। अभी DPD से बन गया। हाँ अच्छा नहीं, सर, ये जो डीपीडी के अंदर एलिमेंट्री काम कर कॉलेजेस, रहे हैं। एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस, वही मेरा ख्याल है हाँ, प्रीफाई हो गए। ये 72 की पॉलिसीज में बेसिकली बने थे। अभी इनका नाम रिसेंटली आरपीडीसी रख लिया गया है और पाइट का नाम डीपीडी रख लिया है। अच्छा अच्छा, ओके ओके जी, ओके ओके, अच्छा सर, थैंक मैं यू। आपको इसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं। ये पंजाब में 36 है, सिंध में 24 है, केपीके में 10, बलूचिस्तान में 10। थैंक यू। अच्छा अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। ओके, अच्छी खासी माशाल्लाह नॉलेज हाँ, आ गई इसमें हमारे पास। इसमें इसमें सर पंजाब में डीएसडीएस को कहते हैं ना, हाँ हाँ, डायरेक्टरेट ऑफ सेल्फ डायरेक्टरेट ऑफ, डेवलपमेंट। वहाँ, हाँ, वेरी गुड, स्किल डेवलपमेंट। हाँ वहाँ पे डीएसडीएस को कहते हैं। अच्छा, प्रोनाउंसिएशन में नेम इसके डिफरेंट हो गए हैं। ये 18th अमेंडमेंट के बाद तो बिल्कुल ये सब्जेक्ट डिवॉल्व हो गया एजुकेशन का। अच्छा अच्छा लेकिन अच्छा, ये पॉलिसी 1972 की पॉलिसी है, उसके अंडर ये सारे मतलब ये काम कर रहे हैं। मतलब ये जो पार्ट था अभी वो डीपीडी है, पार्ट नहीं है। केपी में डीपीडी है, हर प्रोविंस में अलग अलग नाम इनके रखे गए ओके हैं ओके, अभी। चलो चलो, ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, पॉपुलेशन, द होल एग्रीगेट फ्रॉम व्हिच सैंपल हैज टू बी सिलेक्टेड। होल एग्रीगेट जिससे हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। इट्स इजी। सैंपल क्या है? सैंपल इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन और सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन। रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, या सबसेट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? फिर उसको हम कहते हैं सैंपल। इन द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग दिस रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड सैम्पलिंग। और सैम्पलिंग वो प्रोसेस है जब हम इसी ही रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं, उसको हम सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है। अच्छा, टाइप ऑफ रिसर्च बाय पर्पस, ये पहले मैंने आप लोग को एक्सप्लेन भी किया। बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, इवैल्यूएशन रिसर्च, डेवलपमेंटल रिसर्च। बेसिक रिसर्च में हम थ्योरी डेवलप करते हैं, अप्लाइड में हम थ्योरी को अप्लाई करते हैं, एक्शन में हम क्लासरूम के जो इमीडिएट प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हैं। इवैल्यूएशन रिसर्च इज डन फॉर द बेसिस ऑफ ऑन द पर्पस टू टेक डिसीजन। ठीक है, डिसीजन लेने के लिए हम इवैल्यूएशन करते हैं। और डेवलपमेंटल रिसर्च जो है ये स्पेसिफिकली ट्रेंड्स के लिए, जो फ्यूचर के जो ट्रेंड्स है वगैरह है, उसके लिए हम डेवलपमेंटल रिसर्च स्पेसिफिकली करते हैं। ठीक है। अच्छा, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर विद इन एजुकेशनल सिनेरियो। ठीक है। क्योंकि साइकोलॉजी है क्या? इट इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो स्टडी ऑफ बिहेवियर जब हम एजुकेशनल सिनारियो में करते हैं, दैट इज कॉल्ड एजुकेशनल साइकोलॉजी। अच्छा, मैथमेटिक्स वर्सेस एरिथमेटिक्स। तो एरिथमेटिक्स जो है ये बेसिक कैलकुलेशन है, जिस तरह हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये हमारे पास आ जाती है एरिथमेटिक्स में, जिसको हम बेसिक्स कहते हैं। और मैथमेटिक्स जो है इट इज ब्रॉड। ठीक है। और एरिथमेटिक्स जो है इसको हम मैथमेटिक्स का एक ब्रांच भी कहते हैं, कि ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच सा है। ठीक है। तो ऑपरेशन लाइक प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन जो है वो एरिथमेटिक है। वाइल फार्मूला, सिंबल्स, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, और इसमें कैलकुलस और जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमारे पास मैथमेटिक्स में आ जाती है। ठीक है। अगर हम जिस तरह है ना, अक्सर करिकुलम में लिखा होता है कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के स्टूडेंट के लिए जिस तरह हम बेंचमार्क सेट करते हैं, 2006 में पॉलिसी में एक वर्ड यूज हुआ था, सॉरी करिकुलम में, बेंचमार्क। तो उसी बेंचमार्क ये होता है कि हम लेवल बनाते हैं, मतलब फर्स्ट 2 3 ये एक लेवल है, 4 5 सेकंड लेवल है, ये क्लासेस, 6 7 ये तीसरा लेवल है, 6 7 8 सॉरी ये तीसरा लेवल है, और फिर 9 10 चौथा, 11 12। तो इसमें हम इस तरह करते हैं कि वहाँ पर कुछ ट्रेंड और स्टैंडर्ड्स, जिसको हम कॉम्पिटेंसीज भी कहते हैं, वो डेवलप करते हैं। वो इंशाल्लाह 2006 के करिकुलम में हम पढ़ेंगे। तो वो क्या होते हैं? ब्रॉड एरियाज होते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, ये जो फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट बेंचमार्क है, इस बच्चों को हमने जस्ट जो एरिथमेटिक स्किल है वो पढ़ाने हैं। तो इसका मतलब ये है कि उसको जस्ट हमने ये सिखाना है कि प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है उसके स्किल बच्चे सीख ले। दिस इज एरिथमेटिक स्किल्स। ठीक है। अच्छा, पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम पर्सोना। ये पर्सोना से निकला है, इट्स अ ग्रीक वर्ड, ए ग्रीक वर्ड है। ठीक है। और इसका मतलब क्या है? मतलब इसका है लेटरल मीनिंग जो है वो है मास्क। मास्क का मतलब, मास्क। मास्क मास्क क्या होता है? जो बंदे की बंदे को या बंदे के चेहरे को डाम पे, या बंदे को डाम पे, तो जिस तरह बिहेवियर इंसान को डामता है और उसके बिहेवियर होते हैं, तो इसी तरह पर्सनालिटी भी होती है। ठीक है। तो इट इज अ सम ऑफ ऑल द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, लाइक थिंकिंग, रीजनिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, द वे दे गो, द वे दे ईट, द वे दे टॉक,
सारी चीज़ें हमारी पर्सनालिटी में आती है। पर्सनालिटी में जस्ट ये नहीं आती कि आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है दिस इज योर पर्सनालिटी, अक्सर हम इसको कंफ्यूज करते हैं। तो पर्सनालिटी आपकी उठने से आपकी बैठने तक, आपका जो खाने का स्टाइल है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्टाइल है, आपकी जो सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी को डिटरमिन करती है। ठीक है। अच्छा, 3D प्ले, आपकी थिंकिंग भी सर। जी थिंकिंग लिखा हुआ है पर्सनालिटी में। ठीक है, इट इज द सम ऑफ ऑल द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन लाइक थिंकिंग, रीजनिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, वियरिंग, सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद है सर 3D। पर्सनैलिटी को हम किस तरह मेजर करेंगे? पर्सनालिटी के बहुत ज़्यादा वो प्रोजेक्टिव टेस्ट है, वो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, MMP1, मिनेसोटा मल्टी पेजिक इन्वेंट्री है एक, और उसके साथ एक और भी टेस्ट है, वो तो मैं भूल गया उसका नाम, लेकिन है वो दो तीन स्किल्स है। प्रोजेक्टिव टेक्निक, आई थिंक सो, ये भी मेरा ख्याल है। प्रोजेक्टिव टेस्ट है, प्रोजेक्टिव टेस्ट जो होते हैं वो पर्सनालिटी मैयर के लिए होती है, लेकिन उसके अंदर कुछ और भी टेस्ट है। उसके अंदर जो हमारे पास जी जी फर्स्ट आते बिल्कुल। हैं, मिनेसोटा मल्टी पेजिक इन्वेंट्री है एक जो टॉप पे है। ठीक है। जी और उसके साथ एक और जी सर। है, हाँ, रोशाख 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 एंड बाट उसको कहते हैं। रोशाख एंड बाट जो है वो टेस्ट भी पर्सनालिटी मेजरमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ, वही है। अच्छा, 3 डिफिनेशन ऑफ एजुकेशन, ये तो आप लोग बहुत ज्यादा डिफिनेशन कर सकते हो। वो मैंने एक कोट आप लोग के साथ ग्रुप में शेयर की थी, वही भी सुकरात की डिफिनेशन है। सोक्रेटिस कहता है, उसका एक मजे का कोट है, वो कहता है, टू दैट नो दैट यू आर नो नथिंग, टू नो दैट यू आर नो नथिंग इज कॉल्ड एजुकेशन। मतलब है कि हमेशा आप कहते हो कि बस मेरी नॉलेज जो है बिल्कुल जीरो है और मैंने इसको एक्वायर करना है। ठीक है, तो दिस इज नॉलेज, दिस इज एजुकेशन, सॉरी। ठीक है। तो उसके बाद बिल्कुल ये ठीक है। अक्सर आप लोगों को पता है, जितने भी आप एजुकेशन हासिल करो, तब भी आप लोगों को अपना आप ऐसा महसूस होगा कि बिल्कुल मेरे साथ एक वर्ड भी नहीं है। लेकिन ऑन द स्पॉट जब आप बातें करते हो, तो आपकी बातों से पता चलता है कि आपके कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस में जो स्कीमास बने हुए हैं, तो इतने मिच्योर होते हैं कि उनसे आपके जो लर्निंग होती है उनका पता चलता है। ठीक है। तो ये देखो, 3 डिफिनेशन तो मैंने अपने आप से लिखे हैं, और भी बहुत ज़्यादा डिफिनेशन है। डेवलपमेंट ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, बहुत ही वेल नॉन डिफिनेशन है एरिस्टोटल का। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स, बिहेवियर एंड हैबिट्स, यूनेस्को ने डिफाइन किया हुआ है। एजुकेशन इज ट्रेनिंग, टीचिंग एंड लर्निंग, कॉन्साइज, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने डिफाइन किया हुआ है। एजुकेशन इज टू प्रोड्यूस अ वर्चू मैन, सोक्रेटिस डिफाइन करता है। एजुकेशन इज टू ब्रिंग आउट ऑल द लेटेंट potentialities which is latent in the personality of a human, ये भी सोक्रेटिस कहता है। ठीक है। फिर उसके बाद प्लेटो कहता है, टू फील प्लेयर एंड पेन एट राइट मोमेंट, ये प्लेटो का है। फिर प्लेटो कहता है द डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड बॉडी, ये भी प्लेटो का है। फिर एरिस्टोटल कहता है डेवलपमेंट ऑफ साउंड बॉडी एंड साउंड माइंड, ये भी है। और बहुत ज्यादा डिफिनेशन, अगर आप लोग कायदे आजम को देखो, करेक्टर बिल्डिंग इज स्पेसिफिकली द एजुकेशन। प्रोइबल भी कहता है कि करेक्टर बिल्डिंग है स्पेसिफिकली द एजुकेशन। इसी तरह और जितने भी है, जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस जॉन डीवी कहता है। ठीक है। तो और भी बहुत ही अच्छे अच्छे डिफिनेशन है इसके। ठीक है। अच्छा, अल गजाली और शावालिउला, जी जी, उनके भी बड़े वो लोग उलमा इकबाल के भी। सर्विट्यूड टू गॉड, ओबीडियंस टू गॉड, वो ज्यादातर मुस्लिम फिलोसफर्स हाँ के हैं। हाँ ठीक है। वो उसको इस तरह ही जी। डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो ये सारे आप लोग बिल्कुल अगर इस तरह डिफाइन करो, तो मेरे ख्याल में हो सकता है कि आप लोगों को 25 में से 30 मार्क्स मिल जाए इंशाल्लाह। अच्छा जी। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज विनिटी का प्लान, विनिटी डाल्टन प्लान, सॉरी, डाल्टन का पूछा गया है। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि तीनों को कंपेयर कर लूं, के बाद में तो आप लोगों को मसला ना हो। ठीक है। तो 3 मेथड है, एक है डाल्टन मेथड, एक है विनिट का मेथड, और एक है ड्रिकाली मेथड। ठीक है। वो डाल्टन मेथड को हम ठेका मेथड भी कहते हैं, याद रखिएगा, ये एक वर्ड आप लोग जहन में रख लो, तो आप लोगों से फिर जिंदगी भर नहीं भूलेगा। एक्सक्यूज मी सर, सर ये डेल्टन है, मेरा ख्याल है डेल्टन मेथड है। जी जी, डाल्टन है ना, डाल्टन मेथड मेथड है, मैंने डाल्टन ही लिखा है। डेल्टन DELTON है मेरा ख्याल है सर, मैंने इस तरह पढ़ा है, अगर अच्छा मैं अच्छा। गलत नहीं हूँ तो। अच्छा चलो, खैर है, स्पेल मिस्टेक आप लोग बिल्कुल इस पे ना जाओ, मुझे पता है ये मेरे जो स्लाइड है इसमें हर एक स्लाइड में बहुत ही ज्यादा मिस्टेक्स है स्पेल के, और इंशाल्लाह ये भी अच्छी बात है, चलो उसको हम ठीक कर लेंगे। ठीक है। अच्छा,
डाल्टन मेथड जो है इसको ठेका मेथड भी कहते हैं। ठेका मेथड इसको इसलिए कहते हैं कि जो टॉपिक होते हैं, एक तो पहले पहले हम इसको पढ़ते हैं, दिन में आप लोग फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको ठेका मेथड क्यों कहते हैं। हेलेन पार्कहर्स्ट जो है ये यूएसए से इसका ताल्लुक है। इन्होंने ये मेथड प्रेजेंट किया था। और डाल्टन जो है ये यूएसए में एक सिटी है, एक शहर है, एक शहर का नाम है, ठीक है। इसलिए इसको डाल्टन मेथड का नाम दिया गया, ठीक है। अप्रोप्रिएट अबाउट 9 years क्लास इज लाइक लेबोरेटरी, ये कहता है मेरे ख्याल में ये फीमेल है, हेलेन पार्कहर्स्ट, ठीक है। सर एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये डेल्टन स्कूल इन्होंने एक बनाई थी हेलेन पार्कहर्स्ट ने, और ये फीमेल थी बिल्कुल। तो उस हवाले से मेरा ख्याल ये कह रही है। नहीं, ये इसका एक मेथड भी है ना, आप थोड़ा इसको पढ़ लो। वो स्कूल जो इन्होंने बनाई थी वो तो हैंडीकैप चिल्ड्रन के लिए थी मेरे ख्याल में। सर यही फाउंडर थी उस स्कूल की ना, डेल्टन स्कूल। सर हाँ ठीक है, हाँ। बस आप क्या पढ़ाइए मैं। अच्छा ठीक है, लेकिन इसका जो बेसिक ये 4-5 पॉइंट्स है। तो अप्रोप्रिएट अबाउट 9 year क्लास लाइक लेबोरेटरी, ये कहता है, ये कहती है कि 9 year के बाद जो बच्चे होंगे उसके लिए ये डाल्टन मेथड जो है ये एप्लीकेबल है। फर्स्ट, क्लास इज लाइक लेबोरेटरी, क्लास लेबोरेटरी की तरह होगी। नो होमवर्क, ये देखो यूनिक पॉइंट, कि होमवर्क आप लोगों ने बिल्कुल बच्चों को नहीं देनी। यूज फॉर मिडिल एंड हाई स्कूल, ये मिडिल और हाई स्कूल कैसे यूज होता है अगर आप लोग देख लो, एज को देख लो तो 9 year एंड अबाउ, तो जाहिर बात है वो तो मिडिल और हाई स्कूल के बच्चे ही होंगे। अच्छा, इसको ठेका मेथड भी कहते हैं। ठेका क्यों कहते हैं अभी आप लोग इसको समझो। इस तरह है कि इसने कहा था, डाल्टन ने, कि एक टॉपिक को हमने, एक महीनों को हमने 4 हफ्तों में डिवाइड करना है, ठीक है। तो एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, ठीक है। फिर हर एक हफ्ते 5-5 टॉपिक हमने स्टूडेंट को देने हैं, ठीक है। 5-5 टॉपिक हमने दे दिए तो मंथली कितने हो गए, 20 टॉपिक हो गए। तो ये 20 टॉपिक हमने स्टूडेंट को ठेका पे दे दिए। जिस तरह हम चीजें ठेका पे देते हैं तो वो स्टूडेंट क्या करेंगे, उसी टॉपिक को कवर करेंगे, और फिर आगे हम जाके जो नेक्स्ट महीना होगा उसी महीने में अगेन 20 टॉपिक देंगे, और फिर नेक्स्ट जो महीना होगा उसमें अगेन 20 टॉपिक देंगे। दिस इज डाल्टन मेथड, यही स्पेसिफिकली डाल्टन मेथड थी, ठीक है। अच्छा, विनेट का मेथड जो है सोशल डेवलपमेंट पे फोकस करता है ज्यादातर, ठीक है। फोकस ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बहुत ज्यादा, जिस तरह हम इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो इसमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की गई है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे बात फ्रांसिस गेल्टन ने भी की थी, इंशाल्लाह आगे हम उसको पढ़ेंगे। अच्छा, एम्फेसिस ऑन रिटन वर्क, ये रिटन वर्क पे बहुत ज्यादा फोकस करता है। यूज फॉर प्राइमरी लेवल, और ये प्राइमरी लेवल के लिए है। लेकिन ये सच विनेट का मेथड जो है ये अभी तक पूछा नहीं किया गया है, लेकिन ये सच मैंने आप लोग की इन्फॉर्मेशन के लिए दी है। ड्रिकाली मेथड जो है मेंटली चैलेंज, अच्छा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मेंटली चैलेंज कुछ उसको मसला हो, जहनी मसाइल के शिकार के जो बच्चे होते हैं उसके लिए ड्रिकाली मेथड यूज होता है। फोकस ऑन सोशल लाइफ, ये भी सोसाइटी में बच्चे को एडजस्ट करने के लिए ज्यादातर यूज होता है। सोशल लाइफ, नीचे भी सोशल लाइफ लिखा, एम्फेसिस ऑन एक्टिविटी एंड इंटरेस्ट, यहाँ पर ज्यादातर एक्टिविटी और इंटरेस्ट जो है उसको देखा जाता है, ठीक है। और ये भी इंडिविजुअल पे ही फोकस करता है, क्योंकि इंटरेस्ट जो है इसका ताल्लुक इंडिविजुअल के साथ ही है, ठीक है। लेकिन ये जो डाल्टन मेथड है इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको याद करना है। ठेका ठेका की ये इसका एक खिला बन गया, ठीक है। अच्छा, व्हाट आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। डिफरेंसेस अमॉन्ग इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट, हैबिचुअल एस्पेक्ट्स। और आप लोग किसी भी एस्पेक्ट के बारे में इसमें कह सकते हो कि हर एक बंदा अल्लाह ताला ने उनको मुख्तलिफ पैदा किया हुआ है। उसकी जहनी सलाहियत है, उसका जो फिजिक है, उसका स्ट्रक्चर है, उसकी जो इमोशनलिटी है, उसकी जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, उसका जो IQ लेवल सोशल। है, हाँ सोशल एस्पेक्ट है, उसका जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, और उसका जो IQ एस्पेक्ट है, ये सारी चीज़ें डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। और इस पे काम किया था